हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका कक्षा 7 विज्ञान विषय के अध्याय 16 जल एक बहुमूल्य संसाधन के अभ्यास प्रश्नों की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा रखे हैं। वो क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। इस क्लास में हम अध्याय 16 के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है अथवा असत्य, वो हमें बताना है। पहला कथन आपके सामने दिया गया है, भौमजल विश्व भर की नदियों और झीलों में पाए जाने वाले जल से कहीं अधिक है। भौमजल का मतलब है कि भूमि के अंदर जल की मात्रा नदियों और झीलों में पाए जाने वाले जल की तुलना में अधिक है या नहीं है। तो बिल्कुल ये कथन सत्य है। ठीक। दूसरा कथन है, जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर जल की कमी होगी तो उस समस्या का सामना ग्रामीण के साथ साथ शहरी और बाकी सभी लोग, जीव जंतु सभी इसकी समस्या का सामना करेंगे। अतः ये कथन कैसा है? गलत है। तीसरा वाक्य दिया गया है, नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र स्रोत है। गलत। ऐसा नहीं है कि केवल खेतों में सिंचाई नदियों के जल से ही होती है। इसके अलावा कुओं, नलकूपों, बोरवेल, तालाबों, नहरों, इन सभी स्रोतों से खेतों में सिंचाई होती है। चौथा है, वर्षा जल का सरम स्रोत है। तो ये बिल्कुल सही है कि सबसे ज्यादा जो जल की प्राप्ति है वो कहां से होती है? वर्षा से होती है। तो पहला और चौथा कथन सत्य है, बाकी दो कथन असत्य है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 2, बताइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। ये बताना है कि भूमि के अंदर जल की पुनः पूर्ति किस माध्यम से होती है, वो हमें बताना है। तो देखें, भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति वर्षा जल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? वर्षा जल के द्वारा की जाती है। वर्षा के रूप में गिरने वाला अधिकांश जल नदियों और झरनों के द्वारा कहाँ पहुंच जाता है? पुनः समुद्र में पहुंच जाता है। जब वर्षा होती है तो वर्षा का अधिकांश जल नदियों, झरनों या अन्य किसी न किसी माध्यम से पानी का ज्यादातर हिस्सा पुनः बहकर कहाँ पहुंच जाता है? समुद्र में पहुंच जाता है। अब समुद्र से क्या होता है? कुछ जल वाष्प बन के उड़ जाता है और ज्यादातर जल भूमि के द्वारा पुनः क्या किया जाता है? जमीन के अंदर सोख लिया जाता है। और इस प्रकार भूमि द्वारा सोखा हुआ वो वर्षा जल पुनः भौम जल स्तर की क्या करता है? पुनः पूर्ति करता है। इस प्रकार भूमि के अंदर जल का स्तर बने रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है, किसी गली में 50 घर है। कितने घर है? 50, जिनके लिए 10 नलकूप या ट्यूबवेल लगाए गए हैं। घर कितने हैं? 50, और उनके लिए ट्यूबवेल कितने लगाए गए हैं? 10। तो भौम जल स्तर पर इसका दीर्घ अवधि प्रभाव क्या होगा? तो बताना है कि भूमि के जल स्तर में इसका प्रभाव क्या होगा। तो पहली बात तो 50 घरों के लिए 10 नलकूपों की जो संख्या है वो अपेक्षाकृत बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, 50 घरों के लिए मुश्किल से 2 बोरवेल ही काफी है। इससे क्या होगा? इससे पानी का अपव्यय होगा। सीधी सी बात है, जब पानी बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होगा तो लोग उसका क्या करेंगे? दुरुपयोग करेंगे। और दीर्घ अवधि में प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा अगर उस जल की पुनः प्राप्ति नहीं होगी भूमि के अंदर, तो धीरे धीरे जो भौम जल का स्तर है वो क्या हो जाएगा? नीचे की ओर गिरता जाएगा। ठीक है, मतलब जब हद से ज्यादा पानी उपलब्ध हो जाएगा तो लोग उसका अपव्यय करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, और जब दुरुपयोग करेंगे तो वो पुनः भूमि के अंदर नहीं पहुंच पाएगा। तो धीरे धीरे भूमि के जल स्तर में क्या हो जाएगी? गिरावट आने लगेगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, मान लीजिए आपको किसी बगीचे का रख रखाव करने की जिम्मेदारी दी जाती है, तो आप जल का सदुपयोग करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? मतलब समझ लीजिए आप किसी बाग के माली हैं, तो जल का सदुपयोग करने के लिए आप अपनी तरफ से क्या प्रयास करेंगे? तो देखें, पहला हम क्या चाहेंगे कि अगर बगीचे में कहीं पानी का दुरुपयोग हो रहा है तो इसे रोककर अपव्यय क्या करेंगे? कम करेंगे। यदि कहीं पर पानी वेस्ट जा रहा है तो उस वेस्ट जा रहे पानी का उचित प्रबंधन करेंगे। दूसरा, पेड़ पौधों को कम व्यास के पाइपों द्वारा पानी देंगे जिससे उनकी जड़ों तक जल पहुंच सके। यानी पेड़ पौधों को पानी एक निश्चित मात्रा में ही उपलब्ध करवाएंगे जितनी उन्हें जरूरत है, ताकि पादप की जितनी जरूरत है उस हिसाब से पानी उसे उपलब्ध हो सके।
इससे आवश्यकता अनुसार ही पानी का क्या होगा, उपयोग होगा। यानी हम एक खुले पाइप की बजाय एक बूंद बूंद सिस्टम के द्वारा, ड्रिप पद्धति के द्वारा पौधों को पानी पिलाएंगे ताकि पानी उनकी जड़ों तक भी आराम से पहुंच सके और पौधे की आवश्यकता भी पूरी हो और पानी का अपव्यय भी नहीं हो। तीसरा, पेड़ पौधों के लिए आवश्यक जल की आपूर्ति सुनियोजित ढंग से करेंगे और पेड़ पौधों के लिए जितनी जल की आवश्यकता है उसी हिसाब से हम उन्हें पानी देंगे। चौथा, वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि वर्षा के जल को इकट्ठा करें और उस वर्षा जल का उपयोग हम अपने पेड़ पौधों की बड़ा करने के लिए या उन्हें पिलाने के लिए उसका उपयोग करें। इस प्रकार हम निम्न कुछ उपायों की मदद से जल के सदुपयोग को अच्छी तरह सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूमजल स्तर के नीचे गिरने के उत्तरदायी कारकों को समझाइए। हमें बताना है कि भूमि का जल स्तर दिन ब दिन नीचे की ओर क्यों जा रहा है, इसके कारण क्या है, उन कारकों को हमें समझाना है। पहला कारण है वो है जनसंख्या वृद्धि। क्या है? जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों और सड़कों के निर्माण में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इससे क्या हो रहा है, खुले क्षेत्रों में कमी आ रही है, जिसके कारण वर्षा जल के अंतःस्त्रवण की दर क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी वर्षा के द्वारा जो जल भूमि पर पहुंचता है वो पुनः भूमि के अंदर नहीं जा पा रहा, क्योंकि कई सारे भवनें बन गई, दुकान बन गए, कार्यालय बन गए, सड़कें बन गई, तो वो पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाता। और निर्माण कार्य के लिए दिन ब दिन कुछ का कुछ नया का नया निर्माण हो रहा है, तो उसके लिए किसकी जरूरत होती है, अधिक मात्रा में जल की जरूरत होती है। इसकी वजह से यानी जनसंख्या की वृद्धि से पानी का उपयोग भी दिन ब दिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे भूमि के जल स्तर में गिरावट होने वाली है। दूसरा है बढ़ते हुए उद्योग। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे उद्योगों और कल कारखानों की संख्या भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अधिकांश उद्योगों के द्वारा जो पानी उपयोग में लाया जा रहा है वो कहाँ से निकाला जा रहा है, भूमि से निकाला जा रहा है, और इसी कारण से जल स्तर नीचे धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है। अगला है कृषि गतिविधियां। अब कृषि के लिए आप सब जानते होंगे जल बहुत ही जरूरी है, और खेती में सिंचाई के लिए एक तो जल चाहिए, इसके अलावा जो अन्य कार्य है उनके लिए भी सिंचाई किसकी जरूरत होती है, जल की। तो सिंचाई के लिए वर्षा जल के अलावा भी अन्य स्रोतों से जल का उपयोग किया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि प्रत्येक फसल केवल वर्षा जल पर आधारित होती है, ऐसा बहुत ही कम होता है। वर्षा के समय तो केवल एक ही फसल होती है, बाकी समय में जो पानी लिया जाता है वो अन्य जल स्रोतों से ग्रहण किया जाता है। और दिन ब दिन क्या हो रही है, अनियमित वर्षा हो रही है, वर्षा के मान में दिन ब दिन गिरावट हो रही है, अनियमित वर्षा हो रही है, जरूरत के हिसाब से वर्षा नहीं हो रही है। और दूसरी जनसंख्या का बढ़ता दबाव, इसके कारण ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, अन्न उत्पादन चाहिए। तो उस अन्न उत्पादन हेतु दिन ब दिन भूमि जल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, और इसी कारण से भूमि का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे निरंतर क्या कर रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से भूमि में जल स्तर का मान नीचे गिर रहा है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, रिक्त स्थानों की उचित शब्द भरकर पूर्ति कीजिए। पहला है भूमि जल प्राप्त करने के लिए का उपयोग होता है। तो भूमि का जल प्राप्त करने के लिए नलकूप या फिर हेडपंप अथवा आप कह सकते हैं कुओं का या बोरवेल्स का आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कोई दो आपको लिखने हैं, तो एक में लिख लेना नलकूप, दूसरे में लिख लेना हेडपंप। क्या लिखना, हैंडपंप। ठीक, तीसरा है दूसरी खाली जगह है जल की 3 अवस्थाएं है। तो जल की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है, ठोस, द्रव और गैस। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस अवस्था में वो बर्फ होता है, क्या होता है, बर्फ। द्रव अवस्था में वो क्या होता है, जल होता है, और गैस अवस्था में वो क्या होता है, भाप या वाष्प होता है। तो इस प्रकार प्रकृति में जल एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तीसरी खाली जगह है भूमि की जल धारण करने वाली परत कहलाती है, उसे क्या कहते हैं, भूमि जल स्तर कहते हैं। चौथी खाली जगह है भूमि में जल के अविस्त्रवण के प्रक्रम को कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। यानी भूमि का जल के अंदर जाना, भूमि के अंदर जल का जाना और पुनः उसे बाहर निकालना, पुनः जल का भूमि के अंदर जाना, ये जो प्रक्रिया है या जो चरण है ये क्या कहलाता है, एक जल चक्र कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। यानी इनमें से ऐसा कौन सा कारक है जो जल की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो अत्यधिक वर्षा,
अत्यधिक वर्षा जल की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगला है सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला लिखा हुआ है विश्व की सभी झीलों और नदियों में कुल मात्रा नियत रहती है, बिल्कुल गलत है। फिर भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत रहती है, यह भी गलत है। फिर विश्व के समुद्रों और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत है, यह भी गलत है। नियत का मतलब होता है हमेशा फिक्स रहना, स्थिर रहना। और चौथा है विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है, तो यह सही है। विश्व में जल की कुल मात्रा क्या है? नियत है। चलिए अगला प्रश्न है भौम जल और भौम जल स्तर को दिखाते हुए एक चित्र बनाइए और उसे चिन्हित कीजिए। तो देखो ये हमने एक चित्र बनाया है जिसमें देखो ये भौम जल है, भूमि के अंदर जल है, ठीक है। ये जल भरा है, जहां जल भराव हो रहा है, और इसके ऊपर ये देखो नदी और झील का चित्र है, और इधर भौम जल की क्या हो रही है? वर्षा के बादलों से पुनः प्राप्ति हो रही है। फिर स्थल पर अलग अलग पौधे हैं, हैंडपंप वगैरह है, ये सब क्या कर रहे हैं? इस भौम जल का क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये एक सामान्य चित्र हो गया जिसमें हमने भूमि के अंदर जल को बता दिया, ये वाला हिस्सा जमीन के अंदर का है, और ऊपरी वाले हिस्से पर नदियां, झील, तालाब, पेड़ पौधे, जीव जंतु ये सब क्या कर रहे हैं? इस पानी का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आपके अभ्यास के सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।